नमस्कार, मार्च कुटारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं कर्नल मयंक, निर्वा मेहता एंड आदित्य कोठारी। आज हम बात कर रहे हैं अ, अभी आज हम बात कर रहे हैं कि इंडिया कहाँ हारता है, भारत कहाँ हार जाता है जब ये नैरेटिव सेट करना होता है, कुछ भी अच्छी चीज करता है। तो ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स के ऊपर आज हम बात करेंगे और हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे कि हम लोग अगर पॉलिटिक्स है तो या ऑपोजिशन है, कुछ भी है, तो हम लोग मीडिया है, हम लोग कहाँ पे हार रहे हैं। नमस्कार आदित्य, नमस्कार कर्नल मयंक, नमस्कार निर्वा। नमस्कार पायल जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मीडिया की। मीडिया चाहे वो इंटरनेशनल हो या इंडियन मीडिया हो, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? निर्वा बीइंग लेडीज फर्स्ट टाइप्स, जो वैसे तो आजकल ऑल मतलब वी आर इक्वल टू मेन, बट स्टिल तुम आंसर दो पहले इस बात का। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द ओपनिंग। आई थिंक मैं ये कहूँगी कि हम वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, एक तो ये है कि एज अ लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का जो अगर हम एक तरह से देखें तो वन ऑफ वो काम करने में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेटिंग वहाँ थोड़ा सा उनका बैकफुट पे रहता है। ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे लगता है कि अगर ये जो 100% अगर काम कर रहे हो उसका अगर मार्केटिंग आप 50% भी करते तो थिंग्स और पर्सपेक्टिव काफी बदल चुकी होती इंडिया को लेकर। बट आई थिंक इन पिछले कुछ सालों में अब तक कैसा था कि वैसे भी सालों से कांग्रेस गवर्नमेंट रही है इन द सेंटर, तो अंडू करने में भी काफी टाइम लग रहा है इनको भी एज अ लीडिंग पार्टी पावर में रहने का भी थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन थिंग्स आर ऑन द प्रोग्रेस, तो मेरे ख्याल से इन कमिंग इयर्स थिंग्स विल गेट बेटर व्हेन इट कम्स टू इंडिया बीइंग, जैसे कि अभी पहलगाम के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशन भेजे गए हैं डिफरेंट कंट्रीज में जाके कम्युनिकेशन करने के लिए कि हमारा पॉइंट रखा जाए। आई थिंक दिस गवर्नमेंट इज नाउ ऑन अ बेटर ट्रैक नाउ। ओके, कर्नल मयंक। जी, जी पायल जी। जो मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि बीजेपी अपने कार्डर्स ड्रॉ करती है आरएसएस से, और आरएसएस जो है वो चाहे लाख अच्छे काम कर ले, लेकिन कभी भी अपना प्रचार प्रसार नहीं करते। बिल्कुल। अगर बाढ़ आ जाती है सबसे पहले वो कूद के वहां पहुंचते हैं, अगर कहीं अर्थक्वेक आ गया तो वहां पहुंचते हैं, कहीं पे भी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कुछ भी आ गया, सबसे पहले वो वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन आज तक हमने किसी पेपर में आर्टिकल नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। पहली बार जो देखा था लोगों ने वो था सन 63 में रिपब्लिक डे परेड पर, कर्तव्य पथ पर, उस समय राजपथ पर मार्च करते हुए, क्योंकि नेहरू जी ने इस बात को मान लिया था कि आरएसएस ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं की बहुत मदद की थी, और इस वजह से दे डिजर्व अ प्लेस ऑन दिस रिपब्लिक डे परेड। तो इसलिए आरएसएस का कंटिजेंट जो था वो वहां मार्च करता दिखाई दिया। दैट वाज द ओनली टाइम जब ये ऐसा हुआ था। बीजेपी जो है वो कदाचित उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है कि हम काम तो करेंगे, लेकिन काम के बारे में ढोल नहीं बजाएंगे। दी अदर गवर्नमेंट व्हाट वी हैव सीन इज ढोल ज्यादा बजता था, काम कम होता था। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। जी। अब होता क्या है, ये काम भी करते हैं और दूसरा आदमी और ढोल बजाता है। दे आर लेफ्ट रिप्लाइंग टू इट। ओके। आदित्य, आपको नहीं लगता कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी, वेदर इट्स वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्डियन, कुछ भी आप ले लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ले लीजिए, या चाइना का ही अपना जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, वो कहीं ना कहीं इंडिया को इतनी बैड लाइट में दिखा रही है कि दे नॉट एबल टू सेट द नैरेटिव फॉर देमसेल्व्स। बिल्कुल, आई मीन कहीं ना कहीं सही बात है। आई थिंक बोथ निर्वा जी एंड कर्नल मयंक, दे सेट द ग्राउंड रोलिंग व्हेन इट कम्स टू आवर ओन सॉर्ट ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग। तो उसमें हम बड़े वीक है। जो सच है हम उसके बारे में भी हम बात नहीं करते हैं। और वहीं पर आई थिंक कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल ओपिनियन है, इवन डोमेस्टिक ओपिनियन, काफी हद तक वहां पर शेप होती है। तो इसका अगर एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए पायल जी, तो जैसे DGISPR है जो पाकिस्तान की एक तरीके से मूल जो प्रवक्ता है इन टर्म्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। इफ यू लुक एट their purpose is only for civil and military relations। मतलब मिलिट्री अपने सिविलियंस के साथ में किस हिसाब से रिलेशन बिल्ड करती है, दैट इज द होल पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। और ये एग्जिस्टेंस उनकी है 1949 से। मतलब 1948 के जम्मू कश्मीर के वॉर के बाद से दे अंडरस्टूड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दी सॉर्ट ऑफ जो सिविलियन है पॉपुलेशन, उनकी आस्था आर्मी के प्रति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज वाई दैट कम्युनिकेशन between the polity, between the sort of military wing and the population is quintessential। और वो इंडिया में कहीं भी नहीं है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हम ले लेते हैं, बट इट्स नॉट लाइक अ रिलेशनशिप बिल्डिंग मैकेनिज्म।
वहां पर they basically give out basic information to the public and to the various stakeholders कि भाई क्या चल रहा है. But there is no narrative building as such. There is no setting the sort of narrative as such, जो कि पाकिस्तान You think centralized narrative machinery is missing? ये तो शुरू से था. हमारा तो कभी वो मशीनरी था ही नहीं in place. I mean, even if we look at media perspective, the DD was actually set up with that particular perspective that, DD will become the BBC of India. तो जो BBC करती है वर्ल्ड सर्विसेज के हिसाब से, that DD will do. बट वो कभी उस हिसाब से कभी टेक ऑफ ही नहीं कर पाई, क्योंकि the right kind of emphasis was always missing. और अगर इस गवर्नमेंट की बात करें, we've seen it time and time again, be it the farm laws, be it the NRC, be it the CAA, it's always down to, basic communication. They've never been able to put their point across to the civilian population, जिसकी वजह से बहुत, there is always some sort of confusion. बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात करी आपने आदित्य। कर्नल मयंक, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कहते हैं जो वेस्ट की स्टोरीज होती हैं, it has an emotional ideological element in it which is easy to digest and लोगों को समझ आ जाता है जिस तरीके से वो समझाते हैं। Whereas इंडिया में हमारा क्या है, हमारा बहुत ब्यूरोक्रेट्स रिलेटेड होता है। ऐसा क्यों? इसलिए भी ये भी एक प्रॉब्लम आती है नैरेटिव सेट करने में। जी, पायल जी, मैं आदित्य की बात से एक लीड लेता हूँ। ही मेड अ मेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस एंड कम्युनिकेशन विद द प्रेस। देखिए, होता क्या था, जैसे जब मैं सर्विस में था तो वी हैड अ टर्मिनोलॉजी नोन एज मीडिया मैनेजमेंट। अब मीडिया मैनेजमेंट का जैसे ही लफ्ज कोई मीडिया पर्सन सुनता है, वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि भाई, आर वी सपोज टू बी मैनेज्ड? तो ये डाइकोटोमी जो थी वो हम खुद पैदा कर रहे थे। आई रिमेंबर व्हाइल इन दिस सर्विस वी वर नॉट एनकरेज टू स्पीक टू द प्रेस, कि प्रेस को जो वक्तव्य देगा, जो बात करेगा, वो एक पर्टिकुलर पर्सन होगा, स्पोक्स पर्सन ऑफ द आर्मी। अब इस समय मैं देख रहा हूं दैट चेंज इज देयर। अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक कैप्टन साहब एयर डिफेंस के वो बता रहे हैं, एक हवलदार वो प्रेस से बात कर रहा है। तो द आर्मी हैज ऑल्सो इवॉल्व्ड। वी हैव लर्न्ड कि हम में क्या कमी थी, हमारी बात जो है जनता तक नहीं जा रही थी, एक कम्युनिकेशन गैप था। तो दैट थिंग हैज बीन ब्रिज्ड, व्हाट आई फील, बाय ब्रिंगिंग टू द फोर ऑल दीस पीपल। आपने देखा होगा जो प्रेशर हुआ था, उसमें वी हैड कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह। Now, these officers were not senior officers to come and brief the world media, but they were there in front of the press. So, probably the armed forces are also graduating into being more open to the press and communicating with the press. So, that is a very good sign that I am observing. आपने पूछा था bureaucratic. देखिए, हमारी जो सिखलाई होती है to be accurate, to be brief, to be हम लोग बोलते हैं ABC analysis, ABC करते हैं हम उसकी। एक्यूरेसी, ब्रेविटी, क्लैरिटी। तो इसी के ऊपर हम सारा चलते हैं। हम कुछ पेपर लिखते हैं तो इसी में लिखते हैं। द फर्स्ट आर्टिकल दैट आई रोट, पायल जी आपको ध्यान होगा, आपने रेफर किया था सैवियो के पास, मैंने अपना आर्टिकल भेजा। भेजने के बाद में ऑल्दो ही वाज जनरस इनफ टू प्रिंट इट, देन आई आस्क्ड हिम योर फीडबैक। सो ही सेड दैट यू हैव रिटन इट इन अ मिलिट्री स्टाइल, इन पॉइंट फॉर्म। You should have it in a story form, as if you're narrating something. Then I realized that I am no longer in the army. I am not communicating with the armed forces. I am communicating with the common man. Emotions were missing. Those things were missing. So then I corrected myself, and next article जो है वो थोड़ा सा बेहतर बन के शायद आया था। जी भाई। निर्मल, आपको नहीं लगता कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स एक लंबे लंबे पेजेस लिखते हैं और उसमें बिल्कुल जैसे ही वो सेइंग कि बिल्कुल एक्यूरेट और मतलब एक्यूरेसी होती है और कोई इधर से उधर पॉइंट नहीं होता, बहुत टेक्निकल होता है और वो जाके हम लोग यूएन में जाके पढ़ने लग जाते हैं। डोंट यू थिंक इमोशंस आर मिसिंग? एंड जिस तरीके से एक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए और एक रोना धोना होना चाहिए, बताना चाहिए हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम वहां पे हार जाते हैं, विक्टिम कार्ड नहीं खेलते हम। आई थिंक इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो ब्यूरोक्रेसी अपना कर रही है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो अपनी जगह होना चाहिए। अलोंग विद दैट देयर शुड आल्सो बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, जैसे कि अभी एज़ आई सेड डेलीगेशन गए हैं, अलग-अलग एमपीज़ गए हैं। दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दैट्स योर स्टोरी टेलिंग एज़ तो हब हुआ है ना, कर्नल हब said. हुआ है। हुआ है। So I'm hoping that this will continue. Things will get better. I think victim card तो I don't think we should ever be playing up. We are not victims. I think I don't want us to feel like victims. विक्टिम आई डोंट मीन कि आप बिल्कुल But रोना I धोना get it.
Right. But I think I get your point also कि emotions होना चाहिए. Hopefully with time, now that we have learned our lessons with the past few years, कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको सर्टन चीजें बोलनी ही है, क्योंकि वहां पे ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज या वहां पे टू द पॉइंट शायद नहीं चलता है. तो ऑल्सो बिकॉज सामने वाली साइड इज नॉट प्लेइंग फेयर. तो कृष्ण भगवान ने महाभारत में कहा ही है कि अगर सामने देयर इज ऑलवेज फेयर गेम. करते हैं, वी शुड Everything is ऑल्सो गो fair in फॉर. love and war, yeah. एब्सोल्युटली. आदित्य, आप मुझे एक बात बताओ, इंडियन पॉलिटिक्स का क्या रोल रहा, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर का, ये जो लेटेस्ट हुआ है हमारा, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो पुलवामा का हो. आपने एक चीज देखी, इंडियन पॉलिटिक्स क्या रोल प्ले करती है कि एक नैरेटिव सेट होता है प्रो इंडिया एंड वो सडनली चेंज हो जाता है. आपको क्या लगता है, एम आई राइट कि जब मैं बोल रही हूँ कि ये होता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल होता है, और इसका बहुत बड़ा श्रेय आप हमारे लेफ्ट हिस्टोरियंस या लेफ्ट इंटेलिजेंस या जिसको आप बोलते हैं, आप उनको दे सकते हैं. सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आवर academia had been controlled by the left intelligentsia. खासकर 70 के दशक के बाद, when the left parties actually got sort of entangled in politics. So the first thing that they demanded when they came into coalition politics is education ministries, because they wanted to rewrite history. They wanted to ensure that they can culturally condition a generation of people who जी. can follow their sort of line of thinking. जी. So as a consequence, जो nationalist historians थे, उनको completely sidelined कर दिया गया, including the various historians that we have had, from Mr. Mazumdar, from R.C. Mazumdar to Sitaram Goyal. They were completely sidelined as a consequence. और ये लेफ्ट हिस्टोरियंस ने इतनी बदमाशी की है कि बार बार उन्होंने हिस्ट्री को रीराइट किया, इंक्लूडिंग यू लुक एट इट फ्रॉम आवर हिस्ट्री बुक्स, द एनसीईआरटी के जो हिस्ट्री बुक्स है, उसमें मराठा किंगडम के बारे में कोई बात ही नहीं करता है कि मुगल के बाद में सीधा ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स आ गए. नोबडी टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट द मराठास वर एक्चुअली दे वर एक्चुअली रूलिंग मोस्ट ऑफ इंडिया. दे वर इंजीनियरिंग कि भाई जो मुगल तख्त है उस पर कौन बैठेगा, that the Marathas were basically taking the shots. तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है. So that is where I feel, we have let these guys get away with murder, and today also the left historians are basically culturally conditioning our next generations, and we've still not taken that particular mantle into account. तो उसको लेना बहुत जरूरी. और वहीं पर अगर आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान स्टडीज which was instituted in the 1970s, which is called Mutala Pakistan, जहां पर the army and the polity decide कि भाई हम अपने बच्चों को किस हिसाब से एजुकेशन करेंगे, किस हिसाब से उनको कल्चरली कंडीशन करेंगे, किस हिसाब से उनको to hate Hindu is the most important objective to be a Pakistan. So that is the kind of identity that they give, every generation of Pakistani. तो ये completely missing है from an Indian prism of things. We're not saying that you have to hate Pakistan, but at least give them a true picture, a true reflection of our history, which is completely missing from our journey. Yeah, but my question was कि जैसे पुलवामा के लिए बोल दिया मोदी ने खुद करवाया, इलेक्शंस हैं, बालाकोट बोला हुआ ही नहीं, कोई प्रूफ लेके आओ. दिस इज हाउ आवर इंडियन पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट. अब ये इसमें भी ये बोल रहे हैं कि जयशंकर जी ने पहले ही बता दिया उनको कि हम लोग आपको अटैक करने वाले हैं. ये नैरेटिव को जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स हार्म कर रही है, उसका मेरा क्वेश्चन. देखिए, वो तो that is intellectual dishonesty. I think people who believe that kind of line कि भाई जयशंकर ने तो उसको पहले ही बता दिया, I think we have to question their intelligence and the masters of their masters who actually say things like that. But when it comes to Balakot, I will agree that there is no shame in private. अगर आप प्राइवेट में रख के किसी को अगर आप किसी को शेम करोगे, it's a pointless exercise. So what we have done in Operation Sindoor, where we've calibrated all the evidence, we have shown it just not to the Indian people, but to the world, on how we have taken the mantle into our own hands to hit the Pakistanis right, in their heartlands, because of them being the epicenter of terrorism. I think that is the story that we need to spread to the world. And that is what we've done. Okay. अच्छा, अब एक चीज आती है फंडिंग. जैसे मैंने देखा है कि जैसे चाइना बहुत फंड देता है
एक नैरेटिव सेट करने के लिए यूएस देता है, पाकिस्तान तो ओवर स्पेंड करता है। लाइक आई रिमेम्बर आदित्य यू वंस टोल्ड मी कि वैसे पाकिस्तान पूरा टाइम भूखमरी रहती है और बोलते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। और आप बोल रहे हो कि वो लंदन में लोगों को एंटरटेन करते हैं, मीडिया को एंटरटेन करते हैं, सो दैट द होल नैरेटिव इज फॉर देम, लाइक व्हाट हमास इज डूइंग। वो पूरा टाइम वो पैलेस्टीन का अभी वो चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, वो करके वो खत्म ही नहीं हो रहा है बैनर। तो यू तो थिंक आदित्य ये कहीं ना कहीं फंडिंग इज ऑल्सो प्रॉब्लम विद इंडिया? फंडिंग तो बिल्कुल प्रॉब्लम है, प्लस आई थिंक इट्स द एटीट्यूड एंड अप्रोच व्हिच इज अ प्रॉब्लम. यू नो, वी ऑलवेज टो द लाइन व्हिच इज politically correct. We don't want to deviate away from that line, which is why we don't wine and dine the sort of foreign diplomats, the foreign intellectuals, the academia. इसीलिए आप देखो कि लंदन के जितने यूनिवर्सिटीज है या यूएस के जितने यूनिवर्सिटीज है, वहां पर टेररिस्ट का भी प्लेटफॉर्म, जैसे मुजम्मिल आयुब ठाकुर है, ही इज अ नोन टेररिस्ट एट द एंड ऑफ द डे. And he is being platformed in various universities in England. वहां पर गुलाम नबी फाई है. He is being platformed in various Ivy League universities in the United States. So that is where the problem lies, that we have a very poor narrative building abroad, which then trickles down to domestic public as well. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो कर्नल मयंक, आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट हो गई वो फंडिंग में कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इतनी मैग्नानिमिटी नहीं दिखाती, लार्ज हार्टेड नहीं है कि वो, या इसमें लार्ज हार्टेड ये तो देश की ही रेपुटेशन का सवाल है, तो कहीं ना कहीं फंडिंग भी इतनी नहीं होती है जिस प्रकार से बाकी के देश करते हैं कंपेयर टू इंडिया? तो हमारे पास ऐसे थिंक टैंक्स नहीं है, हम उनमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपको लगता है कहीं? पायल जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी डिप्लोमेसी में दे हैव अ कार्डर नोन एज आरजी एंड नॉन आरजी. आरजी इज रिप्रेजेंटेशनल ग्रेड, यानी कि आपको जब आप विदेश में पोस्ट होते हो तो आपको कुछ पैसे एज बोनस मिलते हैं टू एंटरटेन द वेरियस फॉरेन गेस्ट. हम्म। तो यू कैन स्पेंड ऑन डाइनिंग वाइनिंग एंड टू एंटरटेन गेस्ट सो दैट आपका लिएजन बने, आपकी जान पहचान बने. तो उसके लिए उनको फंड मिलता है, वो उसको उनकी तनख्वाह के साथ में मिलता है, बट देन ओनली अ फ्यू पीपल गेट इट. ऐसा नहीं कि सबको मिल रहा है. एंड अक्रॉस द बोर्ड आई हैव नेवर सीन सच अ फंड बीइंग एलोकेटेड टू एनी अदर सर्विस. तो केवल हमारे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा-सा फंड जो है वो विदेश मंत्रालय के लोगों को मिलता है, डिप्लोमैट्स को, दैट टू जो कि आईएफएस ग्रेड ए होते हैं टॉप वाले, और उनमें से भी कुछ एक को मिलता है, सबको नहीं मिलता वो. सो दैट इज़ द ओनली मनी दैट द गवर्नमेंट सो कॉल्ड स्पेंड्स ऑन बिल्डिंग योर नैरेटिव. अगर कह दें आप वो, ये आपका लिएज़न बनाना है, एंटरटेन गेस्ट बनाना है, जो भी बोलना है आप बोल दीजिए. दैट इज़ द ओनली फंड दैट आई सी इज़ बीइंग गिवन आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डू. जितने नैरेटिव बिल्डिंग इस समय हिंदुस्तानी कर रहे हैं, वो अपने बल पे कर रहे हैं. कर रहे जैसे हैं, हाँ। आप गवर्नमेंट की बात आगे रख रही हैं, आदित्य हैं, वहाँ पर बैठ के ये गवर्नमेंट की बात आगे रखते हैं. तो एज़ सिटिज़न्स, कंसर्टेड सिटीजन, वी आर डूइंग समथिंग, बट सरकार की तरफ से जो है वो ऐसा कोई नैरेटिव बिल्डिंग नहीं। के लिए या प्रेस को एंगेज करने के लिए कोई भी फंड मैंने तो नहीं देखा है. अब मैंने ना कर्नल एजे रैना की ट्वीट पढ़ी। उन्होंने कहा ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 3 दिन तक, 3 रातें 3 दिन हम लोग जैसे लोग नहीं सोए। एक तो देश प्रेम है कह लो, देशभक्ति कह लो, या फिर मोदी जी के प्रति से वो जो सपोर्ट है हमारी, उसके कारण भी। तो इतना बीजेपी आईटी सेल वाज नॉट एट इट। हमने हर वीडियो शेयर करी, हमने उनको जवाब दिया, पाकिस्तानियों को जवाब दिया, इंटरनेशनल मीडिया जो सब गलत लिख रही थी उनको जवाब दिया। इन सबने, इसमें लोगों ने इस बारी बहुत किया है। तो आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट के लोगों ने नहीं किया और बीजेपी के आईटी सेल ने इतना नहीं किया जितना हमने किया। अच्छा निर्मला, मुझे एक बात बताइए, सॉफ्ट पावर है जो, सॉफ्ट पावर हमारा अंडर यूटिलाइज्ड है। लाइक जैसे मैंने पिछले मतलब हम बात कर रहे थे एक बार, जैसे बॉलीवुड हो गया, योगा हो गया, हमारा इंडियन क्यूजीन हो गई। ये आपने देखा होगा कि इन ये सब चीजें पूरे इंटरनेशनल उसमें मशहूर हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। आपको नहीं लगता कि इसके थ्रू हमें कुछ करना चाहिए था? इंडिया का नैरेटिव एक सेट होना चाहिए था इंडिया के बारे में, जो हमने यूटिलाइज नहीं किया, इट्स बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड। आई थिंक सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर तो बॉलीवुड रहा है, द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जैसे कहते हैं, लेकिन वो भी ओवर द इयर्स हैज बीन हाईजैक्ड बाय द लेफ्ट. Art has usually been a left
का स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो अभी भी अगर आप देखें तो आप जैसे कि मुस्लिम्स आर नॉट सेफ इन इंडिया, वो नैरेटिव भी बॉलीवुड के सॉफ्ट पावर से फैला था थोड़ा बहुत। आमिर खान हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पीपल, जावेद अख्तर है, ये लोग काफ़ी ये नैरेटिव फॉरवर्ड करते हैं, और ये बिकॉज़ इतने सालों से हैं, बहुत पॉपुलर फेसेस हैं, तो इनको ज़्यादा वो मिलता है। बट आई थिंक इन पिछले 10 सालों में ये थोड़ा बदलाव आया है। You see your nationalist actors जिनको those who put their country first, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के वक़्त भी काफ़ी सारे ने इन्हिबिशंस छोड़ के कि विदाउट फियर ऑफ ऑफेंडिंग फैन्स उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे। शाहिद कपूर ने बहुत प्रोमिनेंट ट्वीट किया था। कैटरीना वन ऑफ द कैफ, फर्स्ट फ्यू हाँ, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल टू ट्वीट वाज़ शाहिद कपूर कि दिस इज़ हैड टू हैपन। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जितना प्रोमिनेंटली उनके जो माहिरा खान है या वो सब है, फवाद उन्होंने खान जैसे किया था, हाँ, फवाद खान, उनके तरफ तो हमारे इतने नहीं आए थे। धीरे-धीरे करके आए, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा डर है, शायद ऑडियंस को ऑफेंड नहीं करना चाहते हैं या पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं, आर्ट्स एंड पॉलिटिक्स से को वो नहीं करना चाहते, कपल अप नहीं करना चाहते। मे बी दे हैव द रीजंस, मे बी विद टाइम दे विल आल्सो रियलाइज कि आप नेशन शुड कम फर्स्ट एट द एंड ऑफ द डे। कहीं पे भी जाओ तो तो मे बी विद टाइम थिंग्स विल चेंज हियर आल्सो। Colonel Mank, as like I know you on a personal level, and you're very fond of eating. You're very fond of food, and food, any kind of food will do for you, though you're a vegetarian. So आप मुझे ये बताइए, इंडियन क्यूजीन ने इंटरनेशनल मार्केट में मशहूर है। हमारा बटर चिकन, चिकन टिक्का, नान, दाल, ये तो हमारी 4 चीजें जो जिस फॉरेनर को मिलो वो हमेशा कहते हैं बटर चिकन, चिकन टिक्का, नान, काली दाल। इंडियन क्यूजीन के थ्रू हम लोग एक क्यों नहीं कुछ कर पाए जिस तरीके से चाइना ने अपनी क्यूजीन के अकॉर्डिंग से करा है? देखिए, वही है कि हमारे पास सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारी मार्केटिंग बहुत वीक है। हम्म, एक एक नाम मुझे ध्यान में आता है डॉक्टर पुष्पेश पंत का। हम्म, ही इज़ अ पद्मश्री अवॉर्डी एंड उन्होंने कुछ बातें की हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं इंडियन क्विज़िन के। उनके अलावा मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखता नहीं है एक्सेप्ट फॉर वेरियस शेफ्स, जैसे मिशेलिन स्टार शेफ्स हुए कई, हाँ, वो काम कर रहे हैं, लेकिन बट देन दे आर नॉट वर्किंग एज़ ब्रांड एम्बेसडर्स, हाँ, दे आर प्रमोटिंग देयर ओन क्विज़िन। या ट्रू। तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा मुझे जो कि वर्ल्ड स्टेज पर इंडियन क्विज़िन को लेकर जाए और उसके बारे में कुछ बात करे। खाने के बहुत शौकीन हैं मुझ जैसे, लेकिन हम उसके प्रचार-प्रसार जो है वो कहीं पीछे रह जाता है। तो तो वेरी वैलिड पॉइंट। आदित्य, आप बताइए योगा। अब मोदी जी ने 22 जून बना दिया योगा डे। अब तो सऊदी में भी योगा हो रहा है, बहरीन में भी मैं देख रही हूँ, हर जगह योगा हो रहा है, ऑल ओवर वेस्ट में सारा योगा हो रहा है। तो योगा को क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म बनाया टू सेट अ नैरेटिव फॉर इट? नहीं, I think yoga was very much used as a soft power to extend India's position as a civilizational value system state. और 21st जून है, by the way, 21st जून 2015 जब ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, पायल जी, 177 कंट्रीज में इसको लॉन्च किया गया साइमल्टेनियसली। I mean, we've never seen something of that scale. तो पुश यहाँ पर क्या था? यहाँ पर पुश ये था कि इंडिया एक विश्व गुरु है। विश्व गुरु का मतलब इंडिया इज टीचिंग द वर्ल्ड अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट इज टीचिंग द वर्ल्ड अबाउट वेलनेस, and that was the message that was being sent out at the end of the day. So I actually don't agree कि हमने योगा को ठीक तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया। इनफैक्ट द काइंड ऑफ स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी जो हमने योगा को लेकर जो दिखाया है पूरे दुनिया को, I don't think any other country can boast something like this. I mean, there are other civilizational states like Greece, for example. They have never been able to do or replicate what India has done with yoga as a consequence. So I think yoga was definitely used very well. It was marketed very well. And the diplomatic missions globally also have been able to sort of carry the word of India very well as well. So, the various missions in the United Kingdom, United States, different countries, जो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो था इंडिया का, वो बहुत तरीके से सब जगह इसको प्रोपोगेट किया गया, और ये रीपोजिशनिंग था इंडिया का as a spiritual civilizational state, which is very, very different to those states which project themselves as as a border state, which have nationalistic borders and those kind of things. हमारा
the whole ethos and the whole focus was on civilization value system. So I think that was, I think yoga was positioned very, very beautifully. ओके, हाँ, कर्नल मयंक बोलिए आप। मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जी, जी। जी। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपोगेशन ऑफ योग इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। हुँ, उसके नीचे एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी रेज होती है, उसका नाम है योग सर्टिफिकेशन बोर्ड। हुँ, योग सर्टिफिकेशन बोर्ड का एक चार्टर ऑफ ड्यूटी है टू प्रोपोगेट योग इन द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। हुँ, एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई हैव बीन द प्रिंसिपल कंसल्टेंट ऑफ दैट बॉडी। हुँ, सो मैंने वहां पर लाल फीताशाही कहीं भी नहीं देखी। फौज में नौकरी कर ली, वहां नहीं मिली। एमईए में नौकरी कर ली, इतनी नहीं मिली। आयुष मंत्रालय में एक कदम रखने में उनकी जान निकल जाती थी। मैंने उनसे बोला कि भई मैंने विदेश मंत्रालय का मेरे पास में एक्सपीरियंस है, मैं फ़ोन उठाऊँगा, मैं किसी भी देश के राजदूत से बात करूँगा क्योंकि मैं उनको जानता हूँ। मुझे पता है कि योग के लिए किसका दिल धड़कता है। परंतु लाल फीताशाही जो थी वो मुझे करने से रोक रही थी वो। तो कहने का ये मतलब है कि मोदी जी ने बड़ा सोच समझ के मिनिस्ट्री रेज़ की है वो। लेकिन उसी मिनिस्ट्री के लोग मोदी जी का नाम डुबो के रखेंगे, ये गारंटी है। क्योंकि वो लोग काम नहीं करना चाहते। काम के नाम पर उनको सिर्फ़ फाइलें सरकाने की पड़ी है। एक्चुअली जो प्रोपेगेशन ऑफ योग है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। हाँ। सिर्फ़ फाइल में कागज़ काले करना ये नियम है ये। अच्छा निर्मल, अब हम आते हैं मेन लास्ट टॉपिक पे, हिंदुत्व। हुँ? एक डिसमैंटलिंग हिंदुत्व चल रहा है हर जगह ये करके, और हिंदुत्व को बदनाम किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि कहीं हम इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे कि यहाँ पे मुस्लिम खतरे में हैं बिकॉज़ ऑफ हिंदुत्व, हिंदुत्व टेररिस्ट हैं, हिंदुत्व बिलीव इन किलिंग, दे आर किलिंग इनोसेंट मुस्लिम्स एंड वो मुस्लिम्स के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। ये नैरेटिव हम लोग ये वाली वॉर क्यों हार रहे हैं? ये क्यों हम इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पा रहे कि जो कांग्रेस के टाइम पे मुसलमानों का हाल था और जो अब है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये हम क्यों नैरेटिव वॉर हार रहे हैं? आई थिंक नैरेटिव वॉर का मेजर रीजन इज एक तो इस्लामो फैसिस्ट आइडियोलॉजी जो इतनी प्रोमिनेंट और इतनी स्ट्रांग है। इनका मीडिया पे इतना स्ट्रांग कवरेज है, इनका सॉफ्ट पावर जैसे कहते हैं, फिल्म्स हैं, स्टैंड अप कॉमिक्स हैं। अभी एक रिसेंटली एक मैं उसको कॉमिक तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक जन की वायरल वीडियो 20-25 सेकंड की चल रही थी। वो कह रहा था कि मैं मुसलमानों पे जोक्स नहीं क्रैक करूंगा हाँ, क्योंकि देश में आबादी ही उनकी 20% है और उनके पास दे हैव नथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर देयर फेथ। भाई हुँ, ऐसा नहीं है। दे हैव अ लॉट मोर गोइंग ऑन, दे आर एज रिस्पेक्टेड एज एनीवन एल्स इन द कंट्री। उनको वो सारी फैसिलिटीज है, दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। उनके लॉज आर इन देयर फेवर, देयर आर, इनको इतनी वो दी तो जा हम रही ये है। लोगों को बता क्यों नहीं पा रहे हैं निर्मला? हम इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे क्यों नहीं बता? Because, as I said, I think it's more of the Islamofascist lobby that has been so strong कि कम्युनिकेशन में उनका जो विक्टिम कार्ड प्ले बाहर-बाहर आ जाता है कि हम खतरे में हैं, हमारा प्रॉब्लम है। तो दैट इज़ वन थिंग बिकॉज़ देखिए मैं आई कम फ्रॉम गुजरात, ठीक है? वहाँ पे एवरीवन नोज़ ऑफ द होल थिंग कि गुजरात इज़ अनसेफ फॉर मुस्लिम्स का एक नैरेटिव बना हुआ था आफ्टर द 2002 गुजरात रायट्स, राइट? आप आज जाकर देखिए गुजरात में। There are s- Muslims have progressed in Gujarat till as no other place. हुँ, उनके जो समृद्धि कहते हैं किसी में प्रोस्पेरिटी वो उनमें आई है। देयर सो मेनी, दे आर एवरीवेयर। जो रोड्स हैं, जो जिसको सो कॉल्ड पॉश एरियाज कहते हैं, दे आर लिविंग देयर, दे आर हैविंग देयर, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, सारे फैंसी जगह। अगर पैसे नहीं होते इनके पास तो स्पेंड कहाँ से करते? मॉल्स में जाइए, दे आर मॉल्स में आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। लोग कहेंगे कि दिस इज नॉट द बैरोमीटर, लेकिन नहीं, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी की बैरोमीटर यही है ना कि आप मॉल्स में जा सकते हैं। आपके पास इतना स्पेंडिंग मनी है कि आप जा सकते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे महंगी चीजें मिलती हैं हुँ। और खरीद भी रहे हैं। तो प्रॉस्पेरिटी आई है तो ही खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज परसीव्ड एंड व्हाट इज द रियलिटी। थैंकफुली द रियलिटी इज दैट द जो सबका साथ सबका विकास जो है वो है ऑन ग्राउंड। एट सम पॉइंट ये मार्केटिंग और ये परसेप्शन में भी बदलेगा। अगेन एज आई एम फॉरएवर होपफुल, थिंग्स विल चेंज। आदित्य, आपने तो ये डिसमैंटलिंग हिंदुत्व पे बहुत ज़्यादा मैंने आपको देखा है। आपने तो लाइक यू सो मतलब आपने बहुत विद फुल इमोशनली इमोशंस आपके इसमें जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से आप यूके में भी इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं
और आप जहां बैठते हैं आप इसका पॉइंट, आपके पास बहुत लॉजिक रीजंस होते हैं, सब बहुत लॉजिकल पॉइंट्स देते हैं आप। तो आप मुझे बताओ कि हम इतना कुछ करने के बाद भी व्हाई आर वी लूजिंग दिस वॉर, कि हिंदुत्व एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और भारत में मुसलमान खतरे में नहीं है, ये हम क्यों नहीं प्रूव कर पा रहे? सारी यूनिवर्सिटीज में हिंदुत्व डिसमेंटलिंग का चक्कर चल रहा है। बिकॉज एक तो हमारी खुद की इंटेलिजेंसिया ने जो हमारे साथ दगा दगा की है, वेयर दे पोजिशनड हिंदुत्व एज समथिंग इवल, एंड वी आर नॉट बीइंग एबल टू डिसमेंटल दैट। अगर आप ट्रू एसेंस में देखें, अगर ट्रू फंडामेंटल्स में देखें, व्हाट इज हिंदुत्व? हिंदुत्व इज द एसेंस ऑफ बीइंग अ हिंदू। इट इज नॉट अबाउट proselytizing or politicizing an idea. It is not even also about religion. It is about dharma at the end of the day. That is what Hindutva is, and that is what even the Supreme Court of India actually defines it. But क्योंकि हमारे पास वो इंटेलेक्चुअल हेफ्ट नहीं है, हम इस चीज को प्रोपोगेट नहीं कर पाते हैं। जहां नहीं पाते। जहां पर हाँ नहीं, जहां पर आप देखिए, जहां पर हमारा जो इंटेंस बैटल है, हमारा बैटल किसके साथ है? हमारा बैटल है विद इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। एक तरीके से देखा जाए, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बेसिकली डिस्ट्रॉयज ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट, इट डिस्ट्रॉयज ऑल फॉर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स। तो वहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम सही तरीके से हम इसके बारे में बात नहीं कर पा रहे, बिकॉज हिंदुत्व in its true sense is the truest form of democracy, is the truest form of secularism that actually exists. और उसी के खिलाफ जो कम्युनिस्ट्स है, दे आर बेसिकली वर्किंग अगेंस्ट दिस। इसीलिए जो जो कम्युनिस्ट, अगर आप चाइनीज कम्युनिज्म को देखते हैं, दैट इज हाउ द लेफ्ट इंटेलिजेंसिया इन इंडिया आल्सो वर्क, बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसडेन एंड कंटेम्प्ट फॉर समथिंग दैट दे डू नॉट अग्री विथ। वो फ्री स्पीच के बारे में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हेकड़ियां देंगे, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू ट्रूली प्रैक्टिसिंग फ्री स्पीच, they will basically call out क्या कहते हैं, हिंदुत्व as some sort of an idea which is bigoted। हालांकि वो नहीं है, क्योंकि it's not a destructive वही force at the end वही of the मैं day। कह रही हूँ आदित्य, कि अगर वो सब नहीं है तो हम ये बात क्यों नहीं समझ। पहले तो मुझे लगता है कि ये बात हमें, ये वॉर ऑफ नैरेटिव जो है हिंदुत्व का, ये हमें पहले अपने देश में जीतना पड़ेगा कि ये बाहर जा सके। वही जो कर्नल चौबे ने जो कहा कि आरएसएस काम बहुत अच्छा करती है, बीजेपी काम बहुत अच्छा करती है, पर उसको वो सही तरीके से प्रोपोगेट नहीं कर सकती है, उसको सही तरीके से बात नहीं कर सकती है, बिकॉज ऑफ द शेयर लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल हेफ्ट। जब आपके पास इंटेलिजेंसिया का कंट्रोल नहीं है, अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल्स नहीं है जो आपकी बात को आगे रख सके, आपकी जो सोच है उसको लॉजिकली सामने रख सके, ताकि जो लेफ्ट हिस्टोरियंस है या जो लेफ्ट इंटेलिजेंसिया है, जो वो आर वेरी डिसऑनेस्ट, उनके साथ अगर यू आर नॉट बीइंग एबल टू डिबेट इट आउट, then you will never see the result of this particular issue। जहां पर RSS for the best part of 100 years, 25th of September 2025 इनका 100 साल होने वाला है। Even today we don't understand why was it necessary to form RSS, कि उसकी जरूरत क्या थी हिंदुस्तान जैसे देश में। Why did we actually need a cultural organization that? तो उसका फाउंडेशन आपको सीधा सीधा खिलाफत मूवमेंट में दिखता है 1920 में, कि खिलाफत मूवमेंट जिस हिसाब से प्रोपोगेट कर रहा था इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को, इसीलिए यू नीडेड एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरएसएस टू बेसिकली बैटल दैट पर्टिकुलर। और ये बात हम लोगों को बता नहीं है, बिल्कुल नहीं बताते था। बिल्कुल नहीं पता था। हाँ, बहुत अच्छे पॉइंट दिए आपने भी। कर्नल मयंक, आप क्या कहते हो कि जैसे इन्होंने बोला ना कि हिंदी में उसको हिंदुत्व बोलते हैं और इंग्लिश में हिंदुइज्म हो जाता है वो। सो वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी इज्म, सबसे पहली बात है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक छोटी सी बात पड़ती है कि आप कास्ट सिस्टम है, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं है। कास्ट इज अ वेस्टर्न कंसेप्ट। हमारे यहाँ वर्ण है, जाति है, जी, कास्ट नहीं होता हमारे यहाँ। कास्ट इज अ वेस्टर्न कंसेप्ट। तो वो जबरदस्ती आपके ऊपर थोपा जाता है, आप उसको मानते हो, फिर आप बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। सीधा बोलो कास्ट इज अ वेस्टर्न कंसेप्ट, प्लीज अप्लाई आर कंसेप्ट टू अस। डोंट यूज योर मैग्नीफाइंग ग्लास एंड ट्राई टू सी अस। वी हैव गॉट अ डिफरेंट रेजोल्यूशन। तो हम जो है इस चीज को बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम में खुद पढ़ाई की कमी है। जैसे इन्होंने बोला ना इंटेलेक्चुअल हेफ्ट, दैट इज व्हाट वी लैक। जैसे बीजेपी का वो आईटी सेल नहीं है,
वो पता नहीं क्या करता है, वो दैट्स अ बिग मिस्ट्री कि वो ना तो सही काम कर पा रहा है, ना प्रोपेगेट कर पा रहा है, क्या कर रहा है, इट इज़ मतलब गॉड्स ओन। तो वैसे ही हम लोगों में कमी है कि हम अपनी बात को सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज़ वी आवरसेल्व्स डोंट नो। हमें खुद को नहीं पता है। वी लैक द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। दैट इज़ द बेसिक फ्लॉ। द डे वी लर्न दिस जी। हाँ, मेरे को जो मैं ये सब आपके साथ डिस्कस करा है मैंने, इसके बाद मैं तो इसी कंक्लूजन में पहुंची कि कहीं ना कहीं जो ये जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा है ना हमारे देश में, ये भी हमारा नैरेटिव सेट नहीं होने देता है। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि ये जैसे किसी से बात करो ना, कि मैं आपको बताती हूँ अपनी लास्ट ऐसे बात बता रही हूँ कि जैसे मैं कहीं बैठी थी तो मैंने उनको बोला कि वहां पे इन्होंने इतने हिंदू मार दिए, तो वो मुझे एकदम बोलेंगे हिंदू भी तो मारते हैं मुसलमान को। ये हर वक्त वो डिफेंसिव मोड और हर चीज में वो करके फिर हम बोलेंगे कि अरे ये लोग इनका रिलीजन में ये लोग ये मनाते हैं, या ये ऐसे फास्ट रखते हैं, पूरी रात खाते हैं, दिन में नहीं खाते, तुम्हारे नवरात्रे क्या हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग हिंदूज ही कहीं ना कहीं, या अपना नैरेटिव सेट करने में अपने ही लोग हमें बहुत पीछे ढकेल देते हैं। और देश में तो हमारे जैसे राहुल गांधी जी जैसे नेता हैं और लेफ्ट वाले जो नेता हैं वो भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेरी गुड डिस्कशन वीव हैड, एंड आई होप वी आर able to convey our message to the government कि this is lacking and we are all there to help them set a narrative, right narrative for India. Thank you so much. थैंक यू भाई। Thank you.